Hello everyone. Today we are going to start our chapter of class 9, that is fundamental unit of life, cell. अच्छा, इसको fundamental unit of life क्यों बोलते हैं? Because fundamental कहते हैं ना, fundamental strong होना चाहिए, तो cells are the fundamental building blocks. क्या बोलते हैं इनको हम? Building blocks. ठीक है। जैसे हमें एक घर बनाना है, उसके लिए हमें क्या चाहिए होती है? ब्रिक्स चाहिए होती है। So these are the bricks of human body. क्लियर हो गई ये वाली बात? ठीक। नाउ सबसे पहले हम कुछ डिस्कवरीज पढ़ लेते हैं। सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। फ्री लिविंग सेल was discovered by Leeuwenhoek, Anton von Leeuwenhoek in 1674. Purkinje discovered protoplasm. Protoplasm क्या होता है? बच्चों को डाउट रहता है। That is mixture of cytoplasm and nucleoplasm. It was discovered in 1839. Now, most important, who gives cell theory? इसको तो बिल्कुल 5 times लिख लो एक बार अपनी नोटबुक में। सेल थ्योरी was given by शेल्डन एंड शॉन। शेल्डन ने दी थी 1838 में एंड शॉन ने दी थी 1839 में। नाउ सेल थ्योरी was further elaborated by Rudolf Virchow in 1855. नाउ अच्छा, एक चीज जो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है बट इट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? टेल मी। The electron microscope was discovered by Knoll and Ruska. It is very important. Clear? Now, सेल थियरी क्या होती है भाई? सेल थियरी हमने यहाँ पढ़ा था, सेल थियरी है ना, गिवन बाय शेल्डन एंड स्कॉन। व्हाट इज दिस सेल थियरी? सेल थियरी एक्सप्लेन्स दैट सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। ठीक है। और इसको इलेबोरेट किसने किया था? फर्दर इलेबोरेटेड बाय रडोल्फ वर्चो। इलेबोरेट करके वर्चो ने क्या बोला? दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। कि सारे के सारे सेल्स कहाँ से अराइज होते हैं? जो एक प्रिमिटिव सेल है उससे अराइज होते हैं ना। एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का। ऑर्गेनिज्म मेड फ्रॉम वन काइंड ऑफ सेल उन्हें हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। ऑर्गेनिज्म मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ सेल उन्हें हम बोलते हैं मल्टीसेलुलर। ठीक है। यूनिसेलुलर में हमारे पास क्या क्या है? अमीबा, क्लामाइडोमोनास। ठीक है। और मल्टी में वी आर हैविंग ह्यूमन बीइंग्स, है ना, ऑल काइंड ऑफ कॉर्डेट्स, दीज ऑल आर मल्टीसेलुलर। डिवीजन ऑफ लेबर एक टर्म आएगी हमारे पास। देखो मैंने बहुत शॉर्ट में ना सारे के सारे नोट्स बना रखे हैं तुम लोग के लिए, सब चीज रेडीमेड है। ठीक है। बस इसको 3 से 4 बार रीड करना है, पेन पेपर उठा के लिख लिख के याद करना है, सो दैट योर हैंड एंड माइंड विल बी कोऑर्डिनेटेड। ठीक है। डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या? भाई मुझे एक घर बनाना है, उसके लिए मुझे एक आर्किटेक्ट भी चाहिए। ठीक है। एक घर बनाने के लिए आई नीड एन आर्किटेक्ट, आई नीड लेबर, आई नीड सीमेंट, आई नीड ब्रिक्स, है ना। सो दीज आर व्हाट? दीज आर डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है। बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स है, डिफरेंट सेल अलग अलग चीज अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रही है। आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर देगा, लेबर अपना उठाने का काम करेंगे, सीमेंट अपना जोड़ने का काम करेगा, है ना, ब्रिक्स अपना फंडामेंटल देने का काम करेगा। सो दीज ऑल आर व्हाट? दीज ऑल आर परफॉर्मिंग डिवीजन ऑफ लेबर। क्लियर हो गई बात? बहुत अच्छे से, यहाँ तक कोई डाउट? चलो। Now, cell is composed of plasma membrane, nucleus and cytoplasm. मेन हम 3 ही कंपोनेंट पढ़ेंगे सेल के, रेस्ट हम ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे, सेल ऑर्गेनल्स बहुत अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में, पर मेन सेल इज कंपोज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है। नाउ सबसे पहले आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब क्या है? सबसे बहुत लेमन लैंग्वेज में पढ़ेंगे इसको। व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन? मेरे पास एक घर है, देखो भाई, ये मैंने एक घर बनाया, मैंने इसको एक आउटर कवरिंग दे दी। आउटर कवरिंग किसके लिए दी? प्रोटेक्शन के लिए। किसके लिए दी? प्रोटेक्शन के लिए। बाहर से कोई भी फॉरेनर अंदर ना आ सके इसके लिए, कोई भी अनवांटेड पीपल अंदर ना आ सके इसके लिए हम लोग एक शेल्फ बनाते हैं ना,
है ना, या बाहर एक मेन गेट बनाते हैं ना जिसमें सिर्फ अंदर जिनको परमिशन होती है सिर्फ वही आ सकते हैं। लाइकवाइज प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर? अच्छा, इसमें हमारे पास दो प्रोसेस, बेसिकली दो प्रोसेस के थ्रू कोई भी आ सकता है। फर्स्ट इज डिफ्यूजन, सेकंड इज ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एंड मूव्स अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। भाई फॉर एग्जांपल मेरे पास ये सेल है, यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है और यहाँ पे ऑक्सीजन कम है, तो ऑक्सीजन मूव करेगी आउटसाइड टू इनसाइड। अब मेरे को ये पता है CO2 यहाँ पे ज्यादा हो गई है और CO2 यहाँ पे कम है, तो ये कहाँ से कहाँ मूव करेगी, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। क्लियर हो गई ये वाली बात, फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। Now, osmosis. Osmosis क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। भाई डिफ्यूजन के में हमारे पास गैसेस मूव करती हैं और ऑस्मोसिस में हमारे पास लिक्विड, फॉर एग्जांपल वाटर मूव। ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। ठीक है, किस किस की बनी होती है, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। इसका मॉडल किसने दिया था, सैंगर एंड निकोलसन, सैंगर एंड निकोलसन, सैंगर एंड निकोलसन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, किस किस से बनी होती है, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। नाउ हम तीन टॉपिक पढ़ेंगे इसमें, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। ठीक है। अच्छा, क्या होगा अगर हमारे पास प्लांट या एनिमल सेल को हमने शुगर या सॉल्ट सोल्यूशन में डाल दिया, तो क्वेश्चन आता है यहाँ पे। ठीक है, अब कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, तो शुगर या सॉल्ट की जिसमें हमने डाला है क्या होगी, हाई होगी ना, इनसाइड द सेल तो कम होगी। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर सेल हाइपोटोनिक है, हाइपोटोनिक है तो वाटर क्या करेगा, मूव करेगा इनसाइड द सेल। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज हाई, देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज हाई आउटसाइड द सेल, इट विल मूव इनसाइड द सेल। भाई वाटर जो है हमारे पास हाइपोटोनिक कंडीशन में क्या कर जाएगा, टर्जिड हो जाएगा। क्या कर जाएगा, टर्जिड कर जाएगा। क्यों, क्योंकि हायर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है, आउटसाइड, है ना, लोअर कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड। अब वाटर मूव करेगा तो ये वाटर सेल जो है स्वेल अप कर जाएगा, स्वेल क्या हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा। नेक्स्ट केस आता है हाइपरटोनिक का। हाइपरटोनिक में मेरे पास क्या होगा, हाइपरटोनिक में वाटर क्या करेगा, मूव करेगा आउटसाइड द सेल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वाटर की कंसेंट्रेशन हाई है, यहाँ पे लो है, तो वाटर क्या करेगा, मूव करेगा आउट ऑफ द सेल। तो वाटर क्या हो जाएगा, प्लाज्मोलाइज, श्रिंक हो जाएगा। तो दिस कंडीशन इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। नाउ थर्ड कंडीशन इज आइसोटोनिक। आइसोटोनिक क्या होता है, आइसोटोनिक में भाई जो हमारे पास इक्वेशनल होता है वॉल्यूम, लाइक वाटर का जो है अंदर और बाहर सेल के, ठीक है, तो सेल विल रिमेन सेम। ठीक है, सेल में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? नेक्स्ट, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन enable cell to engulf in food and other material from its external environment। भाई देखो एक अमीबा है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है। अब इसके पास ये फूड मटेरियल है, तो ये क्या करेगा, अपनी आर्म्स को बड़ा करेगा और इस फूड को इनगल्फ कर लेगा। दिस इज व्हाट, दिस इज एंडोसाइटोसिस। ठीक है, अब इसने अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या किया था, एनलार्ज किया था फॉर इनगल्फिंग द आउटर मटेरियल। क्लियर हो गई मेरी बात में? चलो नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन न्यूक्लियस, देन साइटोप्लाज्म। पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ वी ऑल्सो हैव टू लर्न अबाउट द सेल वॉल। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो दोनों में प्रेजेंट है, एनिमल में भी प्लांट में भी, प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में। बट क्या सेल वॉल प्रेजेंट है, नहीं। सेल वॉल तो सिर्फ किस में प्रेजेंट है, सेल वॉल इज ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। तो देखो सेल वॉल क्या है, रिजिड आउटर कवरिंग है। प्लांट्स देखें बाहर से कितने टफ होते हैं और अंदर से कितने सॉफ्ट होते हैं, है ना। तो रिजिड आउटर कवरिंग लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। भाई ये सेल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है। नाउ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से बने होते हैं, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। देखा कितना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है इनका, है ना। When a plant, a living plant loses water through osmosis, there is shrinkage or concentration of the contents cell away from the cell wall। भाई देखो अगर हमारे पास, अब देखो यहाँ पे श्रिंकिंग हो रही है किसकी, सेल की, दैट मीन्स यहाँ पे कौन सी कंडीशन है, फटाफट नीचे कमेंट में लिख के बताओ कौन सी कंडीशन हो रही है, हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक, जल्दी से फिर मैं बताऊंगी आगे। It helps permit the cell of plant and fungi and bacteria to withstand very dilute hypotonic external media without bursting।
देखा है सेल कितनी गर्मी हो, कितनी सर्दी हो, कितनी ठंड हो, है ना, इंस्टेड की कोई फ्लड या सुनामी आ रही है, दे विद स्टैंड, वही उसी बारिश को, उसी धूप को, उसी ठंड को, उसी एक जगह खड़े रह के कैसे टॉलरेट कर सकते हैं, कैसे कर लेते हैं, विद द हेल्प ऑफ सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल, सेल टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस, सेल स्वेल बिल्ड अप प्रेशर अगेंस्ट सेल वॉल, सेल वॉल के अगेंस्ट प्रेशर बनाता है, वॉल एक्सर्ट इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वोलन सेल। ठीक है, वॉल भी एक्सर्ट करते इक्वल प्रेशर। प्लांट सेल कैन विथस्टैंड विद ग्रेटर चेंजेस इन सराउंडिंग देन एनिमल सेल। ठीक है, एनिमल सेल बहुत जल्दी डिसरप्ट हो जाता है, बट प्लांट सेल, तो इसमें काफी काफी थाउजेंड्स लैक्स ऑफ ईयर्स पुराने भी प्लांट्स स्टिल दे आर अलाइव। ठीक है, मतलब लैक्स तो नहीं कह सकते, पर हाँ थाउजेंड्स ऑफ ईयर पुराने बड़े बड़े बरगद के पेड़ होते हैं, पीपल के पेड़ होते हैं, दे आर स्टिल अलाइव, है ना, सो दे कैन विथस्टैंड विद हायर टेम्परेचर्स ऑल्सो। यस, okay, now let's study about nucleus. Very important topic. Very, very important. Just mark 4 star, 5 star, n number of stars. Okay. न्यूक्लियस क्या, डबल लेयर कवरिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियस के बाहर भी, अब ये सेल है, सेल का ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे भी कवरिंग होती है, इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या क्या प्रेजेंट होता है, पोर्स होते हैं। क्या होते हैं, पोर्स अलाउ ट्रांसफर मटेरियल फ्रॉम इनसाइड टू द न्यूक्लियस टू द आउटसाइड। अब भाई देखो, न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं, ब्रेन। अब इसके पास जो कवरिंग है ना, ये जो पूरा सेल है, इसमें से भी क्या चीज अंदर जाएगी और क्या चीज बाहर जाएगी, इसके लिए हमारे पास क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल को प्रोटेक्ट करती है, लाइकवाइज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, क्रोमोसोम्स विजिबल एज रॉड शेप्ड ओनली व्हेन सेल डिवाइड्स। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, क्रोमोसोम्स, जो कि कैसे होते हैं, रॉड शेप, ओनली जब सेल डिवाइड होता है जब भी विजिबल होता है। क्रोमोसोम क्या है, कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन विच ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म बोलो, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए की फुल फॉर्म बोलो, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अच्छा, डीएनए, क्रोमोसोम्स में हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम हमारा कंसिस्ट होता है डीएनए और प्रोटीन। ठीक है, डीएनए होता है और प्रोटीन होता है। क्रोमैटिन अनटैंगल्ड मास डिवाइड करेगा, क्या बनेगा, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम से क्या बनता है, डीएनए। डीएनए से क्या बनता है, जीन। जीएनए, जीन क्या होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है जो फंक्शनल होती है। न्यूक्लियस प्लेस सेंट्रल रोल इन सेल्यूलर रिप्रोडक्शन। किसमें काम करता है, सेल्यूलर रिप्रोडक्शन में काम करता है। इट इज ब्रेन ऑफ द सेल, इसको क्या बोलते हैं, ब्रेन। न्यूक्लिक एसिड्स कौन कौन से प्रेजेंट है, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। आई होप मजा आ रहा है, अभी तक नहीं आ रहा है, जल्दी जल्दी बताओ कमेंट्स में। ठीक है, मजा आ रहा है, हिट द लाइक बटन फटाफट से। ठीक है, सब्सक्राइब भी कर दो, है ना, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ऐसे इजी इजी नहीं होता। चलो, अब एक मैं तुम्हें एक होमवर्क दूंगी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है, थोड़ा सा डिटेल हिंट देती हूँ, फिर डिफरेंसेस अपने आप ढूंढ के लाओगे और लिखिए, इसलिए स्पेस छोड़ा हुआ है मैंने। ठीक है, मुझे ये होमवर्क चाहिए। प्रो मतलब पुराना, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, यू मतलब नया, कैरियो मतलब न्यूक्लियस। प्रो कैरियोटिक और यू कैरियोटिक में क्या फर्क है, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, पर होमवर्क ये करके लाना है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स क्या होंगे, जिनमें भाई पुराने टाइप का न्यूक्लियस है, मतलब कि उनमें न्यूक्लियर वॉल प्रेजेंट नहीं होगी, है ना, मोस्टली यूनिसेलुलर में प्रेजेंट होंगे, अनडिफाइंड सा रीजन होगा, राइट। यूकैरियोटिक क्या होंगे, भाई न्यू टाइप के सेल्स में प्रेजेंट होंगे, फॉर एग्जांपल प्लांट सेल, एनिमल सेल्स में, है ना, न्यूक्लियर वॉल डिसाइड होगी, मतलब डिफाइंड होगी। क्लियर हो रही है मेरी बात, है ना। अच्छा, अब इनका आप लोगों को होमवर्क में क्या करना है, होमवर्क किस लिए दिया जाता है, सो दैट यू विल बी एक्टिव। अब लेटे लेटे बिस्तर पे पड़े हुए तो काम नहीं चलेगा ना, कि सारा कुछ, ठीक है, हर चीज तुम्हें प्रोवाइड की जा चुकी है, कर रही हूँ, बट थोड़ा थोड़ा सा एफर्ट्स खुद भी डालोगे ना, तो तुम्हें मजा भी आएगा पढ़ने में भी और लर्न करने में भी। तो रेस्ट इसके पॉइंट्स, एटलीस्ट 5 पॉइंट्स यू शुड हैव टू राइट बाय योर ओन। ठीक है, और मुझे फटाफट से लिख के दिखाओ। चलो, now cell wall completes, nucleus complete. Now let's go to the, ओके, साइटोप्लाज्म। हमारा क्या बचता है अभी, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है भाई, फ्लूइड कंटेंट है इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये सेल है मेरे पास, है ना, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे जो सारा का सारा स्पेस बच रहा है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, contains specialized cell organelles,
स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। सेल ऑर्गेनल्स के कुछ नेम्स बता दो जल्दी से, विद इन 2 मिनट, फटाफट कमेंट्स में लिखो, इतने मैं आगे बताती हूँ, पॉज कर देना वीडियो को, ठीक है, नो चीटिंग। चलो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स, और जल्दी जल्दी बताओ, प्लास्टिड्स, और बताओ और बताओ और बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया। सो वी हैव टू स्टडी these cell organelles in this chapter, yeah, ठीक है। नाउ सेल, सॉरी, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म हमने क्या पढ़ा था, फ्लूइड कंटेंट, ठीक है। स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स आर देयर। प्रोकैरियोट्स में अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। पर यूकेरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। Now, virus lack any membrane, do not show any characteristic of life until they enter a living body and use its cell machinery to multiply. अच्छा, ये एक पॉइंट ऐसा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे ना गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी पूछा गया। अब गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछा गया है, सीबीएसई के पेपर्स में पूछा गया है, और एनटीएससी के वीपीवाई में भी पूछा गया है, दैट मीन्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ सुनो मेरी बात। वायरस यहाँ पे है, ये क्या है, एक वायरस, ये एक ह्यूमन बॉडी है। तो ये वायरस अगर यहाँ पड़ा हुआ है ना, और किसी के कांटेक्ट में नहीं आया, ये आउटसाइड द होस्ट बॉडी है, तो ये नॉन लिविंग कैटेगरी में आएगा। क्या आएगा, नॉन लिविंग। पर बाई चांस अगर ये एंटर कर गया किसमें, ह्यूमन बॉडी में, तो इट विल शो इट्स एक्टिविटीज, इट्स रिएक्शंस। तो ये क्या हो जाएगा, लिविंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये लिविंग हो जाएगा। तो ये ना एक वर्ज पे होता है, एक लाइन पे होता है लिविंग और नॉन लिविंग की। अगर बाहर है बॉडी के तो नॉन लिविंग, अंदर है तो लिविंग। इट विल शो इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल नाउ। Let's end this lecture today here only, ठीक है। Cell organelles will discuss in next class. Bye guys.